अब देखो 10th में हमने प्रोबेबिलिटी नाम सुना होता है, 10th में अब हमने एक बेसिक लॉजिक पकड़ा, पर कैन यू बिलीव कि 10th में भी जो बेसिक जो राइट पकड़ है हमें वो नहीं पता चलती। तो आज वाली क्लास ऑनवर्ड शुरू करेंगे अब 11th का प्रोबेबिलिटी, और पूरी तरह सही सेंस बनाएंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी कैसे आना चाहिए। कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्पेशल काम नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, पर जैसे बोला जाए एग्जैक्टली वैसे समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का जवाब दो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मान लो कि मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, बहुत ध्यान से सुनना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, तो इसका जवाब सोचो। तो जो सबसे कॉमन गलत आंसर आता है वो आता है 1/2, वो आता है 1/2। क्यों, एक बच्चे से पूछो या किसी से भी पूछो, वो कहेगा कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि सिंपली 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक सिली लॉजिक पे आते हैं कि यहाँ आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसलिए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। एंड दिस इज बिल्कुल शेयर इलॉजिकल सेंस। अब देखो क्यों, एक्चुअली अगर आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमें समझ में आता है कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के पीछे का सेंस क्या है। हम देखो, अब समझना इस बात को, हमने 10th में ये नाम सुना होता है, पर हमें तब सही पकड़ में नहीं आया होता, चाहे बोर्ड में हमारे फुल भी आ गए हो मार्क्स। अब जैसे बताया जाए वैसे याद रखना। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली याद रखना, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि किसी फ्यूचर के इवेंट के हो पाने के चांसेस बता रहे हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट बिहेवियर। हम किसी फ्यूचर के इवेंट के हो पाने के चांसेस बता रहे हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट बिहेवियर, कि आज तक का जो पिछला स्टैटिस्टिकल उसका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग हम जज करके बताना चाह रहे हैं कि आगे ये कैसे बिहेव करेगा। तो अब इस बात को समझना, हमारा सेंस ही एक्चुअली ये होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम किसी फ्यूचर के इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हो पाने के क्या चांसेस हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट बिहेवियर। तो अब अगर हमने कहा कि अगर किसी ने हमसे पूछा कि आज बारिश होगी कि नहीं, तो एक्चुअली हमें सोचना क्या था, हमें आज तक के पिछले सारे, मान लो कि पिछले 100 ईयर्स का या 200 ईयर्स का डेटा देखना था, और उसमें देखना था कि आज के दिन कितनी बार बारिश हुई और कितनी बार नहीं हुई। वहाँ से हमारा एस्टिमेट बनना शुरू होता कि हम आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकें। देखो ये सेंस समझना, और ये मिस्टेक समझना कि लोगों को प्रोबेबिलिटी क्यों टफ लगता है, क्योंकि उनकी जड़ से ही गलत होती है। हम उसको बिल्कुल जड़ से ही राइट करेंगे, तो दिस इज द रूट। अब बिल्कुल सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमने 10th में भी देखा होता है वही देखना है। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमने 10th में भी देखा होता है वही देखना है, पर जैसे अब बताऊं एग्जैक्टली उसको वैसे याद रखना। जो कोई भी पास्ट इंप्रेशन है उससे कोई मतलब नहीं, जैसे अब बताऊं एग्जैक्टली वैसे समझना। तो अब जो काम करना है, बिल्कुल पूरी तरह पूरा एक्टिव होके उसके हर वर्ड को सुनना ध्यान से। अब देखो करा हमने प्रोबेबिलिटी 10th में भी होता है। अब 10th में हमने प्रोबेबिलिटी का एक सेंस बनाया था, अगर रिकॉल करो थ्रू अ फॉर्मूला। हमें सिंपली अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालने को कहा जाता था, हम सिंपली कहते थे कि किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। ये है सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यही 10th में था, यही 11th में है, यही IIT में है, यही फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस आते हैं IIT तक और लोग कर नहीं पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, उस जड़ को समझना। अभी सारी जो डिस्कशन है वो है, फिर हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, हमारे सारे सॉल्व होंगे। जब भी गलत करेंगे तो हम लोग बार बार देखेंगे और मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि हम इस बात को फिर से भूल गए। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, पर जैसे हमें आज के बाद ये बेसिक फॉर्मूला आएगा, जैसे हमें आएगा आज के बाद वो बेसिक फॉर्मूला, वो सेंस अलग है। तो वो अलग सेंस नोटिस करना बहुत काम की बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। हमें जब कहा जाए कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, हमें कहेंगे क्वेश्चन यही होगा। तो अब सबसे पहले इस डेफिनेशन को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, आज के बाद अपने मन में पढ़ा करो, ऑफ डूइंग अ वर्क
नीचे, और न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द सेम वर्क, डूइंग द सेम वर्क। एग्जैक्टली अपने माइंड में ये इंप्रेशन डालना शुरू करो, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना क्या बोला गया। अब इसका सेंस क्या है वो सुनते हैं। देखो एक्चुअली क्या होगा कि अब हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा हुआ टॉपिक, तो प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के वो हमसे किसी काम के करने की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेंगे या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने उस काम को, उस वर्क को या उस इवेंट के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे बिना किसी कंडीशन के, क्या सुना हमने, उस इवेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे विदाउट एनी कंडीशन वो डिनोमिनेटर में लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी कंडीशन वो डिनोमिनेटर में लिखने हैं, और न्यूमरेटर में हमने उसी काम को करने के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिखने हैं। काम की बात क्या है कि हमने ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हमने काम करना है वो काम सेम हो। बहुत ध्यान से सुनना, इसको अभी कभी एक एग्जाम्पल से देखना शुरू करेंगे। हमने सुना, और जैसे हम लोग के माइंड में इंप्रेशन बनना चाहिए वो ये कि हर बार हमें प्रोबेबिलिटी में किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी, तो हमने उस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में उस काम को करने के तरीके विदाउट एनी कंडीशन, उस काम को करने के तरीके बिना किसी कंस्ट्रेंट के यहां लिखने हैं। न्यूमरेटर में उसी काम को करने के तरीके लिखने हैं कंडीशन के साथ। न्यूमरेटर में उसी काम को करने के हमने वेज लिखने कंडीशन के साथ। जो बिल्कुल माइंड में बिठाने वाली बात है दैट इज दिस कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में याद रखना काम सेम होना है, सेम काम होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहां पे काम होना है कंडीशन के बिना, न्यूमरेटर में काम होना है कंडीशन के साथ, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने काम सेम करना है। याद रखना, ये सबसे बड़ा फोकस है। चलो अब इस बात का एप्लीकेशन देखना शुरू करते हैं कि इसका सेंस कैसे बना। अब ये सोचो कि हमें किसी ने एक बैग दिया, इस बैग में मान लो हमें किसी ने कहा कि 6 वाइट और 5 मान लो ब्लू बॉल्स हैं, 6 वाइट और 5 ब्लू बॉल्स हैं। हमें किसी ने कहा कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the balls are, या चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लो हमें कहा गया कि 4 balls are drawn, 4 balls are drawn, find the probability that two balls are white। बहुत ध्यान से देखना, और अब इसके जवाब का एक सेंस बनाने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी नाम हमने सुना होता है पहले। हमें किसी ने दिया कि फ्रॉम अ बैग 4 balls आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls आर वाइट। तो अब होता क्या है कि हमारा माइंड हमें यहां पे कंफ्यूज करने की करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली, देखो अभी वाली क्लास में आज ही सेंस बनना शुरू हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह ही बिल्कुल प्रॉपर माइंड गेम है। अब क्या होगा कि न्यूमरेटर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन और डिनोमिनेटर में अलग से एक क्वेश्चन। तो अब जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे 2 वाइट निकालनी है, टोटल 6 वाइट हैं, तो मेरा आंसर 2/6 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमें अट्रैक्ट करेगा नंबर्स के साथ। हमारा माइंड हमें पता नहीं चलेगा, हमारा माइंड हमें नंबर्स को दिखा के कंफ्यूज करने की करेगा। तो हमने वही रास्ते को रोकना है, उसी रास्ते को रोकना है। ये बिल्कुल सेंस वाली कोई बात नहीं बनी। हमने क्या करना है वो पकड़ो। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही देखना है कि हमें काम क्या करना है। तो हमने पढ़ा कि 4 balls आर ड्रॉन। हमारा काम क्या है? 4 balls आर टू बी ड्रॉन। और अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करनी है कि आउट ऑफ दोज 4 balls 2 balls आर वाइट। काम क्या करना है? 2 balls आर वाइट। तो अब हमें क्लियरिटी है कि हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। काम क्या है? 4 balls को ड्रॉ करना। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमने काम क्या करना है। तो हमने काम क्या करना है? हमने 4 balls को ड्रॉ करना है। तो 4 balls को ड्रॉ करने के तरीके बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंस्ट्रेंट के, वो हमने डिनोमिनेटर में लिखने हैं। टोटल बॉल्स कितनी है? 11।
उसमें से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, वेज कितने हो गए 11C4। न्यूमरेटर में हमने काम क्या करना है, काम सेम करना है, इसी बात को पकड़ना। न्यूमरेटर में भी हमने 4 बॉल्स ही ड्रॉ करनी है आउट ऑफ दीज मेनी बॉल्स। तो अब 4 बॉल्स ड्रॉ करनी है, 2 तो हमने वाइट लेनी है, तो 6C2। जो बहुत कॉमन जो नेक्स्ट गलत आंसर आता है वो ये आता है। एक बच्चा ये बना के कहता है कि मेरा आंसर बन गया, ऊपर 2 वाइट आई, नीचे हमने 4 बॉल्स ड्रॉ करी बिना किसी कंडीशन के। तो वो ये भूल जाता है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काम सेम करना है। तो अब न्यूमरेटर में भी मुझे 4 बॉल्स ही ड्रॉ करनी है, उसमें से मैंने अभी 2 ड्रॉ करी, 2 वाइट ली, 2 अब मैं ब्लैक भी लूंगा। तो अब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काम सेम करा। ये है सबसे बड़ा सेंस, ये है ये पूरा चैप्टर। जितने क्वेश्चंस करेंगे हर क्वेश्चन में अब एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग का बार बार एग्जीक्यूशन है। हर क्वेश्चन में हर बार हमने क्या सुना, अभी ये बेसिक क्वेश्चन देखा, हर बार क्या होगा कि वो हमें एक काम करने को देंगे, हमने क्या करना है कि उस काम को करने के तरीके बिना किसी कंडीशन के, ये लाइन याद रखना, उस काम को करने के तरीके बिना किसी कंडीशन के डिनोमिनेटर में लिखने हैं और उसी काम को करने के तरीके कंडीशन के साथ न्यूमरेटर में लिखने हैं। और याद रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हमने काम करना है वो सेम होगा। वर्ड बाय वर्ड अगर ये बात समझ में आ गई फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता IIT तक। ये सेंस चाहिए हमने, एग्जैक्टली हमने ये पकड़ना है। चलो, नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड foremost understanding which people tend to normally miss because we tend to stick upon just upon the basic formula which is giving us so much but we are not able to grab. तो this is something which is to be grabbed। हमने ये अंडरस्टैंडिंग पकड़नी है कि ये है सही सेंस। तो अब क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू। अब बिल्कुल इस थ्योरी को बेस बनाओ, इसको अपनी कॉपी में लिखो कि मुझे ऐसे करना है, मुझे उस काम को करने के तरीके, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ वर्क, ऊपर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द सेम वर्क। काम ऊपर नीचे सेम होगा, ये नीचे विदाउट एनी कंडीशन, ऊपर कंडीशन के साथ। अब इस काम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू क्वेश्चन। बेसिक सेंस हमारा बना हुआ है, अब इस काम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं आज वाली पूरी क्लास में थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ये अटेम्प्ट करो पहले अपने आप। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करा शुरू, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेंस हमने सेम रखना है। अभी देखो वैरायटी चेंज होती जाएगी, लेवल इंटरेस्टिंग होता जाएगा, सेंस बस राइट रखो। बिल्कुल सिंपल है, हमें दिया गया रैंडमली चोजन 2 डिजिट इंटीजर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 का मल्टीपल हो। तो हमें समझ में आता है कि वो वेरी कहाँ से कहाँ तक करते हैं, सिंपली 10 से लेके 99 तक। टोटल ये कितने ये टोटल नंबर्स कितने बन गए, ये बन गए 90। ये कितने बने ऑन काउंटिंग, ये कितने बने 90। तो अगर हमें सिंपली रैंडमली एक 2 डिजिट का नंबर अगर सेलेक्ट करना पड़े तो उसके वेज कितने बने, हमें विजिबल है कि 90 वेज बने। तो हमारे काम के नंबर कितने बने 90। तो हमने टोटल वेज लिखे अपने इवेंट के 90, रिक्वायर्ड कितने हैं जो कि 3 का मल्टीपल हो। तो अब 3 का मल्टीपल कहाँ से शुरू हुए, सिंपली अगर हम काउंट करें तो 3 से लेके 99 तक 3 के मल्टीपल 33 होते, उसमें से 3 6 9 छोड़ दो, 30 बचे, ये 30 होंगे 3 का मल्टीपल। हमारा आंसर बना 30 रिक्वायर्ड वेज हैं, 90 टोटल वेज हैं, 1/3। तो बहुत सिंपल था, करेक्ट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो। अब ये बिल्कुल सिंपल था, यही पैटर्न हमने अभी करा। अभी हमें सिंपली गिवन था कि अ बैग कंटेन्स 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। हमें काम क्या दिया गया कि इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में देखो, अभी आज वाली क्लास में हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आज वाली क्लास में हर क्वेश्चन को सोचो जैसे कि थ्योरी चल रही है, ये सब थ्योरी है। प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला तो एक ही है, तो हर क्वेश्चन के थ्रू हमारी उसी फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली बेटर से बेटर होती जाएगी। तो वही बात को राइट तरीके से हैंडल करना। हमें गिवन है कि बोथ द बॉल्स आर रेड। क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में जो निकालना है वो लिखोगे। तो मुझे क्या निकालना है, बोथ रेड। कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लो उसका, बोथ रेड। काम क्या करना है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो मेरा पहला फोकस क्या होता है क्वेश्चन में कि काम क्या करना है। काम क्या करना है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। टोटल बॉल्स कितनी है 16 एंड 4 20। 20 में से 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है 20C2। 2 रेड हो तो वो रेड कैसे आएंगी, 9 में से 2 निकालूँ 9C2। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्या बना, 1 बॉल इज वाइट। 1 बॉल इज वाइट, मुझे क्या करना है 1 वाइट निकालनी है।
तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बेसिक काम को भूल जाते हैं। बेसिक काम हर बार 2 बॉल्स ड्रॉ करना है। अब 1 वाइट निकालनी है इनमें से, तो 1 तो हम वाइट लेंगे और बाकी जो दूसरी होगी उसको या तो रेड में से ले लेंगे या इस ब्लैक में से। तो मिला के सिंपली 9 + 4 13 हो गई। 13 में से 1 बॉल ले लो। अगर इसको केसेस बना के भी करा 9C1 + 4C1 करके सेम बात है, पर आंसर एग्जैक्टली यही बनता। नेक्स्ट था 2 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो टोटल वेज तो हो गए 20C2, सिंपली 2 बॉल्स सेम कलर। तो कुछ भी उसका वर्जन बना लो, प्रोबेबिलिटी सेम कलर। टोटल वेज कितने बने 20C2। न्यूमरेटर में हमने काम क्या करना है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है जो कि सेम कलर की हो। तो कैसे कैसे कर सकते थे, या तो 2 रेड या फिर 2 वाइट या फिर 2 ब्लैक। ये बना इसके थर्ड पार्ट का जवाब। और नोटिस करो कि कितना सिंपल है। नेक्स्ट है 1 इज वाइट एंड 1 इज रेड। टोटल वेज तो हो गए 20C2, 1 वाइट आउट ऑफ दीज मैनी, 7C1 एंड 1 रेड, 9C1। तो बस इस सेंस को राइट तरीके से देखना शुरू करना, ये है सही काम। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल बेसिक रखा। हमें गिवन था कि अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स, 9 लेटर्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वॉवल्स हैं। हमने उसमें से 3 चूज करे। तो अब हमें क्लैरिटी है कि हमने काम क्या करना है, 3 अल्फाबेट्स चूज करने हैं आउट ऑफ दीज 9 लेटर्स। तो अगर बिना किसी कंडीशन के ये काम करते तो उसके वेज कितने होते, सिंपली 9 में से 3 सिलेक्शन, 9C3। अब हमारे रिक्वायर्ड वेज क्या हैं, रिक्वायर्ड वेज हैं कि हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वॉवल विल बी सिलेक्टेड। तो या तो हम क्या करें कि केसेस बनाएं। पहला केस बनाएं एग्जैक्टली 1 वॉवल, 1 वॉवल चूज करें, 2 कॉन्सोनेंट चूज करें, प्लस 2 वॉवल्स वाला केस प्लस 3 वॉवल्स वाला केस। या फिर क्यों ना एक काम करें कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि हमने कोई वॉवल नहीं सेलेक्ट करा, दैट वुड बी सारे कॉन्सोनेंट सिलेक्टेड, 5C3 अपॉन टोटल 9C3, और इसको कर लें 1 में से माइनस। तो याद रखना एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस के लिए, या एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 इन क्वेश्चंस के लिए याद रखना कि नेगेटिव अप्रोच कई बार बहुत फायदे की होती है, तो वो पकड़ में आनी चाहिए हमें, राइट। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी काम का था, क्यों, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना कि क्यों। हमें दिया गया कि अ बैग कंटेन्स 50 टिकट्स नंबर्ड 1 से लेके 50, आउट ऑफ विच 5 आर ड्रॉन एंड एट रैंडम एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो ये क्या है, अभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया। हमने उनमें से 5 को सिलेक्ट करा, आउट ऑफ दीज 50 हमने 5 को सिलेक्ट करा और उनको अरेंज, सिंपली उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो हमें जो इस क्वेश्चन में काम करना है वो क्या करना है, बिना किसी कंडीशन के, कि इन 50 में से 5 को सिलेक्ट करना है एंड उनको केवल 1 वे में ही अरेंज करना है, उनको अरेंज नहीं करना। अरेंज करने का तरीका केवल उनका आपस में 1 ही है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो बच्चे बिल्कुल आम गलती करते वो ये कि वो 50C5 × 5 फैक्टोरियल करते, तो वो नहीं करना था। वो देखो वो ऑलरेडी काम का पार्ट है, जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी बाद में शुरू हुआ। वो क्या है कि अब इसी 50 में से 5 को सिलेक्ट करो, न्यूमरेटर में भी हमने यही काम करना है, पर इन 50 में से 5 को सिलेक्ट करना है, पर शर्त यह है कि x3 को 30 होना चाहिए, x3 को 30 होना चाहिए। मतलब x3 अगर हम चाहते हैं कि 30 हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जो x1 x2 हो, मतलब जो एग्जैक्टली थर्ड जो टर्म आए वो 30 हो सकने के लिए हमें क्लियरली समझ में आता है कि 2 नंबर्स तो हमें चूज करने पड़ेंगे 30 से पहले, ताकि कि वो x1 x2 बन सकें, और 2 नंबर्स हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे 30 के बाद, ताकि कि वो x4 x5 बन सकें, और एक x3 को हमें 30 ही लेना पड़ेगा। तो हमने x3 को तो ले लिया 30, कितने वेज वो सिलेक्ट करने का, 1। एंड अब x3 के 30 इंश्योर करने के लिए दैट x3 इज 30, 2 हमें नंबर सेलेक्ट करने चाहिए 30 से पहले। तो 30 से पहले नंबर्स कितने थे, 29, उनमें से हमने 2 सेलेक्ट करे। तो अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, उनमें से सबसे छोटा बन गया x1, फिर x2, फिर ये x3 विच इज 30। एंड 2 नंबर्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे 30 के बाद। 30 के बाद नंबर्स कितने हैं, 20, उनमें से 2 सेलेक्ट कर लो। ये अपना जवाब है, इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज इट। पर ये सेंस राइट पकड़ो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो बिल्कुल सिंपल सेंस था,
हमें कहा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने 10th में भी करा होता है, क्या गिवन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। तो अब ये सोचो कि अगर हमारे पास ये पावर हो कि हम 2 डिफरेंट लोगों का बर्थडे की डेट डिसाइड कर सके, तो हम क्या करते? हम बिल्कुल सोचो कि हमने गॉड बन के डिसाइड करना है कि 2 लोगों के बर्थडे की डेट क्या होगी। तो डेज कितने हैं? 365। तो अब हमने डिसाइड करना है कि किसका बर्थडे किस दिन होगा। तो अगर बिना किसी कंडीशन के ये काम करें तो कैसे करते? सिंपली एक पर्सन को लिया, उसके बर्थडे की डेट डिसाइड करी। कितने डेज हैं? 365। तो फर्स्ट पर्सन के बर्थडे की डेट की ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं? 365 एंड नेक्स्ट के भी 365। तो वही सिंपली बन गए 365 इंटू 365 बिना किसी कंडीशन के। अब रिक्वायर्ड वेज क्या है कि उन दोनों का बर्थडे सेम दिन पे हो। तो क्या करें? सिंपली 365 में से एक डे डिसाइड कर लें, सिंपली 365 डेज में से एक डे डिसाइड कर लें, उसको 365C1 बोल दो या डायरेक्टली 365 बोल दो, और दोनों को बोलो कि आप दोनों का बर्थडे सेम डे पे ही है, इनटू 1। सिंपल सा लॉजिक। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट था कि 3 पीपल एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम बर्थडे। तो अगर आउट ऑफ 3 पीपल, अगर 3 पीपल का बर्थडे हमने करना है तो वेज ये बन गए। अब अगर हम एटलीस्ट 2 का बर्थडे अगर सेम दिन पे करना चाहें तो हमें दिखता है कि बहुत केसेस बनते हैं। हम 2 का बर्थडे सेम दिन पे करें, उन 2 का कोई नाम रखें कि इन दोनों का बर्थडे इस दिन होगा, मतलब देवर एक्चुअली लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारे माइंड में ये आना चाहिए था, नहीं आया तो ये आना चाहिए था। सोचा करो ऐसे कि हमने स्ट्रेट केस पकड़ना है या फिर नेगेटिव वाला केस पकड़ना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 3 पीपल हैव द सेम, एटलीस्ट 2 हैव द सेम बर्थडे। तो इसका मतलब या तो 2 लोगों का बर्थडे सेम डे पे या फिर 3 का बर्थडे सेम डे पे। तो उसकी जगह क्यों ना एक काम करें कि सिंपली इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि ऑल 3 विल हैव बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट्स। क्यों ना एक काम करें कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि तीनों का बर्थडे अलग अलग दिन पे होगा और उसको 1 में से माइनस कर दें। तो अगर 3 लोगों का बर्थडे अगर हमें डिफरेंट डेट्स पे चाहिए, 3 लोगों का बर्थडे हमें डिफरेंट डेट्स पे चाहिए, तो 365 में से 3 डेज सेलेक्ट करो एंड उनमें उनको अरेंज करो। क्यों अरेंज करो? क्योंकि दिखता है कि नीचे भी अरेंजमेंट काउंटेड है। 365P3 बोल दो या डायरेक्टली 365C3 इंटू 3 फैक्टोरियल बोल दो। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी निकली कि 3 लोगों का जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट्स पे है। अब अगर इसको 1 में से माइनस कर दें तो किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि 3 लोगों का बर्थडे डिफरेंट डेट्स पे नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2 का सेम डेट पे या 2 का सेम डेट पे या तीनों का सेम डेट पे है। तो ये था इसका करेक्ट सेंस, इसको ऐसे नोटिस करना था। अब देखो बिल्कुल सिंपल कहानी होती है, पर हमने स्टोरी बिल्डिंग पे ही अपने आप को परफेक्ट करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही एक्सटेंशन है, पर राइट तरीके से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो। अब देखो सेंस हमें क्या गिवन था कि सिंपली हमें गिवन था कि 2 वैन्स हैं, उसमें 3 सीट्स आगे हैं और 4 सीट्स पीछे हैं। ऐसे इधर भी हमें कहा गया कि इनको टोटल 9 एंड 3 12 लोग हैं, इनको हमने इन सीट्स पे अगर बिठाना है तो अगर बिना किसी कंडीशन के अगर हम इन 12 लोगों को अगर इन 14 सीट्स पे अगर बिठाते तो हमें क्लियरिटी है कि नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं। 14 में से कोई भी 12 सीट्स को सिलेक्ट कर लो और उन पे सिंपली इन 12 लोगों को अरेंज करा दो। अरेंज भी तो कराओगे, तो वो बन जाता 14P12। तो बिना किसी कंडीशन के अगर हम ये काम करते तो हमारे वेज ये बनते। पर अब कंडीशन क्या थी कि इनको यहाँ पे ऐसे बिठाओ कि जो 3 गर्ल्स हैं वो बैक सीट पे बिल्कुल एडजेसेंट सीट्स पे बैठी हूँ। तो अब ये काम हम कैसे कर सकते थे? तो अब बिल्कुल इसको प्लान करो। पहले कंस्ट्रेंट किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, अब न्यूमरेटर में था 3 गर्ल्स को कैसे बिठाते कि वो बैक सीट्स पे एडजेसेंट सीट्स पे हों। तो या तो वो बैठ जाती इन 3 सीट्स पे या फिर इन 3 सीट्स पे। तो 2 केसेस बने, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक। तो उन 3 गर्ल्स को बैक सीट पे, बैक रो में एडजेसेंट सीट्स पे बिठा पाने के जो तरीके पॉसिबल थे वो हमने रियलाइज करा कि 4 थे। हम 4 में से कोई भी सिलेक्शन कर सकते थे उन गर्ल्स को बिठाने के लिए, सीट्स को सिलेक्ट करने का। पर साथ में उन 3 सीट्स पे वो जो 3 गर्ल्स हैं वो आपस में भी तो अरेंज कर सकती हैं, इसलिए इनको हम लोग बाद में अरेंज कर देते हैं गर्ल्स को इंटू 3 फैक्टोरियल। ये करने के बाद
3 सीट्स तो ऑक्यूपाई हो गई, कितनी बची? सिंपली 14 में से 3 गई तो बची 11। तो उन 11 सीट्स पे जो 9 बॉयज़ थे, उन 11 सीट्स में से हम कोई भी 9 सीट्स को सिलेक्ट करते, 11 सीट्स में से हम कोई भी 9 सीट्स को सिलेक्ट करते और उन 9 सीट्स में उन 9 बॉयज़ को अरेंज करा देते, तो आता 11p9। तो ये बनता कंप्लीट स्टोरी बिल्डिंग के बाद हमारा कंप्लीट आंसर। तो हमारा सेंस एग्जैक्टली राइट होना चाहिए विद दिस अंडरस्टैंडिंग। देखो कोई काम नहीं है, पूरी तरह 100% हमने बार बार नोटिस करा कि स्टोरी बिल्डिंग काम है, उसको बिल्कुल गर्दन से पकड़ लो, फिर इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होते। अब नेक्स्ट देखते हैं। कैसे की भी लैंग्वेज हो, हमने कंफ्यूज नहीं होना होता। हमें दिया कि ड्रॉअर कंटेन्स 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स। सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल ही था, पर जैसे चाहिए एग्जैक्टली वो कॉपी में लिखी होनी चाहिए थी। टर्म हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। इफ वन आइटम इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और अ बोल्ट? क्या बोला गया? इट इज रस्टेड और अ बोल्ट। तो मेरी कॉपी में ये पढ़ते ही ये लिखा होना चाहिए, रस्टेड और अ मतलब यूनियन बोल्ट। अगर ये नहीं लिखा तो इस क्वेश्चन में जो करना था वो सब बेकार है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ये पढ़ के लिख दिया, इसके बाद याद रखना, इसके बाद हमारे लिए फॉर्मूला काम करता है। और पूरा +2 का सिलेबस, जो 12th का सिलेबस है, पूरा IIT में हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिल्कुल सही। तो अभी भागने की ना करो, आंसर बनाने की ना करो, वो बन जाएगा। ऐसे लिखना शुरू करने की करो। तो हमने क्या निकालना है कि रस्टेड हो या फिर बोल्ट हो। अब इसके बाद हम एक्सपैंड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी रस्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी बोल्ट माइनस प्रोबेबिलिटी रस्टेड एंड बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी रस्टेड कितने थे रस्टेड? सिंपली देखो 50 बोल्ट्स में से हाफ रस्टेड है, मतलब 25। वन इसमें से नट्स में से कितने रस्टेड हैं? 75। टोटल मिला के रस्टेड कितने हो गए? 100 रस्टेड थे। तो प्रोबेबिलिटी रस्टेड कितना बन गया? सिंपली 100/200। और प्रोबेबिलिटी बोल्ट कितना बना? सिंपली 50/200। रस्टेड भी और बोल्ट भी हो, वो थे 25/200। तो उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बोल्ट और ये रस्टेड एंड बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी रस्टेड यूनियन बोल्ट हमने निकालना था, वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी रस्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी बोल्ट माइनस प्रोबेबिलिटी रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट। उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो 100% करेक्ट चाहिए। अगर मिस करी कोई ट्रबल नहीं, अब राइट करो, अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल प्रैक्टिस के लिए, और 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था। हमें देखो लैंग्वेज इतनी बड़ी दी गई, पर कोई सेंस, कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। हमें दिया गया कि टीथ क्लीन्ड, काम क्या क्या हो रहा है? टीथ क्लीन, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। सेकंड काम क्या था? कैविटी फिल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। और थर्ड काम क्या था? टूथ एक्सट्रैक्टेड, टूथ एक्सट्रैक्टेड की प्रोबेबिलिटी भी हमें अलग से गिवन है। तो यहाँ पे 3 टास्क हो रहे हैं। अब हमें दिया गया प्रोबेबिलिटी ही विल हैव अ टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड, मतलब फर्स्ट टास्क एंड दूसरा टास्क। ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है कि 0.09 है। टीथ क्लीन्ड फर्स्ट टास्क एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड थर्ड टास्क। ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, दैट इज 0.12 एंड ही विल हैव अ कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, वो भी हमें गिवन है कि 0.07 है। साथ में हमें गिवन है कि टीथ क्लीन्ड, कैविटी फिल्ड, टूथ एक्सट्रैक्टेड, तीनों काम की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है। और पूछा क्या गया? दैट ही विल हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स डन। जैसी लैंग्वेज आती है तो हमें क्लैरिटी है कि जो निकालने को कहा गया है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है कंप्लीट सेंस। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, पी ए पी बी पी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब हमें गिवन है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि कोई ट्रिक ही नहीं है। सिंपली हमने ये फॉर्मूला एक्सपैंड करा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले, दो के इंटरसेक्शन, माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इट। इनमें से हर एक वैल्यू हम जानते हैं, बस यहां पे लिख दो, वो अपना जवाब है। पर सेंस क्या है कि हमारा काम बिल्कुल राइट होना चाहिए था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं है, पर उसको सिस्टमैटिकली हैंडल करना, भागना मत, सोच के करना है, बहुत सिंपल। अब ये करो। ये क्वेश्चन कभी बहुत पहले IIT में आया था। अब इसका सेंस देखो, हमें क्या दिया गया कि फॉर द 3 इवेंट्स ए बी सी, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर्स, वो हमें गिवन है कि पी है। ऐसे बी और सी की भी पी है और सी और ए की भी पी है, तीनों में गिवन है कि बराबर है।
तो अब एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इवेंट्स अकर का मतलब क्या होता है वो रिकॉल करो। ये हमें गिवन है। अब हमें तीनों के अकर करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि पी स्क्वायर है। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है कि पी स्क्वायर है। ये हमें गिवन है कि पी स्क्वायर है। और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, अब क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी, ये हमें गिवन है कि ये पी है। ए हो बी ना हो, बी हो ए ना हो। तो इस रीजन को रिकॉग्नाइज करो कि ये है कौन सा रीजन। हमें एक्चुअली क्या दिया गया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमें ये गिवन है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स। अब इसको जरा मार्क कर लेते हैं, ए और बी के लिए मार्क कर लेते हैं। उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी सबके लिए ऐसा ही है। किसी ने हमें दिया कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, मतलब ओनली ए अकर करे या ओनली बी अकर करे, इसको छोड़ दो। तो अब ये बनाएं कैसे, हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये बनाएंगे कैसे। सिंपली एक्चुअली क्या बना, ये बना पी ए प्लस पी बी माइनस इस वाले, देखो पी ए और पी बी में ये वाला हिस्सा दो बार आ गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें गिवन है कि दिस इज स्मॉल पी। बिल्कुल ऐसे ही हमें फर्दर क्लियर है कि पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी, सेम तरीके से वो भी स्मॉल पी है, हमें ये गिवन था। ऐसे ही पी सी प्लस पी ए माइनस 2 टाइम्स पी सी इंटरसेक्शन ए, ये भी हमें गिवन है कि स्मॉल पी है। तो ये हमें गिवन है, पर हमारा टास्क क्या था कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में निकालने को। हमें कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स। तो क्या पूछा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमसे पूछा गया है। और ये होता क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, जो हम फॉर्मूला जानते हैं। तो अब ये ऑब्टेन कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाया, पर सिंपल होता है, कोई कहानी नहीं। अब हमें यहां पे समझ में आता है कि अगर हम इन तीनों को, अब मुझे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वो सब चाहिए। तो क्या दिखता है कि अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो पी ए 2 बार आ गया, वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, पी ए प्लस पी बी। ऐसे ही पी सी भी 2 बार, माइनस 2 कॉमन लेके पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। ये हमें गिवन है कि ये बराबर है एक्चुअली तीनों को ऐड करके 3p के। तो इस 2 को अगर उधर ले जाएं तो हमें ये पूरा हिस्सा मिल गया कि ये कितना है एक्चुअली, ये है 3p/2। और हमें दिखता है कि हमें ऊपर अपने फॉर्मूले में ये चाहिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस इंटरसेक्शंस। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी है वो कितना बन गया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इंटरसेक्शंस आ गए, जो कि बना 3p/2 प्लस अलग से क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो बन गया प्लस पी स्क्वायर। ये अपना जवाब है। पर इसको ऑब्टेन कैसे करा वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन करने के लिए हमें ऐसे देखना, ऐसे बोलना आना चाहिए। कोई स्किल नहीं है, बस ऐसे बोलना आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व होता एग्जैक्टली ऐसे। अब इसी क्वेश्चन में कई बार बच्चे इसको फिगर से करने की करते हैं, वो भी पॉसिबल था। ऐसे भी ट्राई करना अपने आप एग्जैक्टली। अब सोचो इन हिस्सों के नाम रख लेना। मान लो अब ये तो पी स्क्वायर गिवन है, बाकी सबके कई बार एक बच्चा नाम रख के करने की करता है। मान लो इसका नाम ए रख लिया, इसका बी, इसका सी, डी, ई, एफ। तो अब वहां से भी ऑब्टेन करने की अगर कोशिश करो तो भी सेम सेंस है, तब भी हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, तो अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और अगर ये एफ, तो हमें दिखता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स का मतलब क्या हुआ, सिंपली ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ये हमें गिवन है कि पी है। ऐसे ही बाकी बनाओ। तो जो हमसे कहा गया है निकालने को वो क्या है, इन सब का सम। यूनियन का मतलब क्या हुआ, इन सब का सम। तो जब ऐसे बाकी इक्वेशंस बनाओगे तो वैसे भी हो जाएगा। पर वेन डायग्राम पे आया क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, हमने छोड़ के नहीं आना पेपर में। इट वुड बी वेरी सिंपल। आईआईटी की बात हो रही है, स्कूल के एग्जाम में तो इस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे, पर हमारा सेंस बिल्कुल राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं।
जो अब आज वाली क्लास में काम करा वो मिला के पिछले पूरे काम के साथ अब कंप्लीटली कंपाइल करो, तो जो हमने अभी काम करा 11th में बिल्कुल एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए परफेक्शन में। इसी को फर्दर बिल्ट अपॉन हमने 12th में करने के बाद फिर क्वेश्चंस पे मिक्स फेस करने होते हैं ऑब्जेक्टिव, पर जो 11th में अभी तक करा यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है, यही चाहिए हमें। पर अभी स्ट्रगल क्या है कि जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करते हैं वो मिक्स आते हैं, 11th 12th दोनों का मिक्स जोन बना के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में हमें जो अभी अंडरस्टैंडिंग बनाई ये इतनी काम की है कि लोग इसकी वजह से अपना राइट बेस बना नहीं होता तो वो जाके ब्लॉक हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हमने नहीं होना, तो जो बेस बनाया, जो अंडरस्टैंडिंग बनाई, इसको कंप्लीटली इन फोकस रखना। जो क्लासेस अटेंड करी ये सब काम की है, इनको फिर से सुनना कि मैंने कैसे बोला, कैसे क्वेश्चन को मैं हैंडल कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने इसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करना है, फिर क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। पर प्रोबेबिलिटी में स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड भी कहानी है, जब उसके बाद वो कौन सी कहानी जब हम 12th में कर लेंगे। 11th का और 12th का रेगुलर सिलेबस का काम मिला के कंपटीशन का काम खत्म है, पर एग्जैक्टली सेंस यही चाहिए।